हेलो एवरीवन, मेरा नाम पद्मिनी नारायण सहरावत है एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में 152 रैंक आई है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है इस अटेम्प्ट के लिए और मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड जो था पढ़ाई का पोस्ट ग्रेजुएशन में वो मैनेजमेंट का था। मैंने एमबीए किया है फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी स्पेशलाइजेशन के साथ एमडीआई गुड़गांव से। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना ऑप्शनल सिलेक्ट किया था 2017 के अटेम्प्ट में, तो वो मैनेजमेंट था, पर मैंने देखा कि मैनेजमेंट में काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस एक साथ उन्होंने सिलेबस में डाले हुए हैं और मैनेजमेंट का जो रिज़ल्ट था वो लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ 2 टॉप 10 रैंकर्स मुझे दिखे। तो मुझे लगा कि ये ऑप्शनल इतना स्कोरिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स, जैसे कन्नड़ा लिटरेचर काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो मैनेजमेंट ऑप्शनल में हाईएस्ट 280s तक ही जा पाते थे मार्क्स। तो मैंने अपना फिर से और ऑप्शनल्स सर्च किए कि कौन कौन सा मैं ले सकती हूँ। तो उसमें मुझे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी दिखा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में पेपर 1 जो है वो मेरा फाइनेंस से काफ़ी ओवरलैपिंग था, पर वो सीए ओरिएंटेड या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इजी लग रहा था देखने में। जो पेपर 2 था वो एमबीए के एचआरएम और इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन सब्जेक्ट्स से ओवरलैपिंग था। तो मुझे थोड़ा कंफर्ट लेवल था कि मैं ये ऑप्शनल कर पाऊँगी मेरे इंटरेस्ट के कारण। For all the UPSC CSE aspirants, I have got a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE GS batches. The batches will be starting from 18th of January and the batches are in 6 months, 1 year and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. What is a new feature about these batches? They will complete your entire GS syllabus with 500 hours of live classes, free PDF study material will be provided, a structured schedule and doubt clearing sessions will be there from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. What are you waiting for? Enroll now in the 18 January batches. All you have to do is to enroll, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch, get an instant discount of 10% using the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. और जो यूजुअल ऑप्शंस होते हैं ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैंने वो पढ़ के देखा, पर मेरा उसमें इतना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। तो मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज़ किया। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज़ करने के और रीजंस थे कि काफ़ी स्कोरिंग है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं पेपर में। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को मैंने एनालाइज करके देखा कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी टाइम से या नहीं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इसके साथ रैंकर्स क्लासेस अवेलेबल थी जहाँ से मैं गाइडेंस ले सकती थी। जो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आते थे, जैसे इनकम टैक्स में मुझे नहीं आता था, मैंने एमबीए में इनकम टैक्सेशन नहीं पढ़ा हुआ था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमने मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ा हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ना कि जैसे बीकॉम ऑनर्स में जो अच्छे से अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, पूरा प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स सिखाते हैं, वो सब नहीं पढ़ा हुआ था मैंने। तो मैंने रैंकर्स क्लासेस से आर.एस. अग्रवाल सर से कोचिंग ली थी इस सब्जेक्ट की, ताकि मैं अपना पेपर 1 अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। साथ में मैंने ये देखा कि जो सब्जेक्ट्स पेपर 1 में हैं, जो मेरे जिनको मैं नहीं इतने अच्छे से पढ़ पाई हूँ अभी तक, उसके अलावा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो कि एमबीए में भी पढ़ाते हैं एंड उसका अराउंड 100 to 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे 250 मार्क्स में से। तो इवन दो पेपर 1 में काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो जिनसे मैं फेमिलियर नहीं थी, पर फिर भी कुछ पार्ट ऐसा था जो मैं कर सकती थी। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस ओवरलैपिंग था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले पार्ट से, और ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक सब्जेक्ट था उसके अंदर जो हमें करना था पेपर 1 के लिए। और मेरा बैंकिंग में वर्क एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ऑडिट का पता था कि क्या बेसिक्स होते हैं और क्या होता है। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल चूज़ किया। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखे कि एंड उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, उनका क्या क्या वेटेज है, और
क्या ऑप्शंस पूछते हैं, किस टाइप के शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो मैंने ये पूरा अच्छे से एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज मार्किंग पैटर्न पिछले 5-6 ईयर्स के पेपर्स का बनाया था एक चार्ट, जिसमें मैंने लिखा था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं एंड ऑप्शंस में कौन कौन से एरियाज हाईलाइट हो रहे हैं। तो इससे हमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और फिर हम उस हिसाब से अपने पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स उठाया। जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 100 to 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर 1 में आउट ऑफ 250। तो सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, फिर मुझे ऑडिट कंफर्टेबल लगता है सब्जेक्ट, तो मैंने ऑडिट को फटाफट ख़त्म कर लिया। ऑडिट में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ, और या फिर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो मैंने ऑडिट को फिनिश किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्योंकि मैंने आरबीआई और सेबी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, एमबीए में भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, और करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो हम इकॉनमी का करंट अफेयर्स करते हैं GS3 के लिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने वहाँ से अच्छे से कवर कर लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगा करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग MBA में जिस तरह से कराते हैं वो एक एनालिसिस लेवल का अकाउंटिंग होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ना कि आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो अकाउंट्स। जबकि UPSC के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनके एप्लीकेशन पता होने चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने फिर इन डेप्थ किया था कोचिंग के टाइम पे, और फिर मैंने वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया हुआ था उसी से रिवाइज़ किया। कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगता था, तो कोचिंग के टाइम पे भी जब मैंने किया था तो मुझे बहुत इजी लगा, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी उसके न्यूमेरिकल्स सब कुछ रिवाइज कर लिया। एंड जो क्लासेस में मैंने नोट्स बनाए थे RS अग्रवाल सर की क्लासेस अटेंड करके, उनको मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से। टैक्सेशन के लिए मैंने RS अग्रवाल सर की क्लासेस में जो उन्होंने फैकल्टी अरेंज किए थे उनसे सारे टैक्सेशन सीखा था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था बेसिक्स। तो टैक्सेशन में है कि आपको बार बार याद करना होता है, सारे क्लॉजेज और रूल्स याद करने होते हैं, तो वो मल्टीपल रिविजन से ही हो सकता है टैक्सेशन। और अगर आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे। तो टैक्सेशन के लिए और कोई रास्ता नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करके ही, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके ही वो सब्जेक्ट पे मास्टरी आएगी। फिर पेपर 2 में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। इसमें भी मैंने वेटेज वाइज ही किया। IR का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है सेक्शन B में, HRM का होता है, तो मैंने HRM पे ज़्यादा फोकस किया। पर क्योंकि पेपर 2 में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो किसी भी एरिया से आ सकते हैं, तो आपको पूरे सब्जेक्ट की एक रीडिंग करनी चाहिए अच्छे से। उसके अलावा मेरी जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी थी उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश की, डायग्राम्स इंक्लूड करने की कोशिश की, हब एंड स्पोक डायग्राम्स डाले, और मेनली मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं एग्जांपल्स दे सकूं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिख सकूं इसमें। और अगेन मेरी ऑप्शनल के पेपर 2 में आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में, जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स लिख सकूँ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट्स लिख सकूँ, ये स्ट्रैटेजी थी। इसमें पॉइंट्स मैंने जनरेट किए कि किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दिए, उनका करंट सिनेरियो में क्या रेलेवेंस है ऑर्गेनाइजेशंस में वो लिख दिया, कोई केस स्टडी है अगर इंडियन कंपनीज़ की या फॉरेन कंपनीज़ की तो वो लिख दिया। तो ऐसे मैंने अपने ऑप्शनल 2 के आंसर राइटिंग पे फोकस किया था। ऑप्शनल 2 में बेसिक मटेरियल है, थ्योरी वही रहती है, सबको पता होता है कि यही मॉडल्स हैं, यही आपके थ्योरी है। तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, एक आप प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स इंक्लूड करके, दूसरा आप एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो, और तीसरा आप क्या क्या डायमेंशंस इंक्लूड करते हो अपने क्वेश्चन में। पर एक चीज़ जो मैंने की, मैंने अपने आंसर्स को बहुत ही टू द पॉइंट रखा था कि जो पूछा है उसी हिसाब से मुझे आंसर करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करके और फिर पेपर फिनिश कर पाओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ, इसलिए टू द पॉइंट आंसर्स रखे थे मैंने।
मैंने रिसोर्सेज के लिए सिर्फ रैंकर्स मटेरियल रेफ़र किया था। आर एस अग्रवाल सर ने जो नोट्स दिए थे वो काफ़ी टू द पॉइंट, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव थे। उनके नोट्स में एक स्पेशल चीज़ ये रहती है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिपल टिक मार्क करते हैं, उससे कम इम्पॉर्टेंट को डबल टिक मार्क, जो ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उन्हें सिंगल टिक मार्क करते हैं। तो आप उसको देखते हुए अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। प्लस उनका फोकस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस हिसाब से हमें क्लास में अच्छे से पढ़ाना। तो उससे एक हमें प्रैक्टिस होती रहती है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऐसे आए थे और माइंड भी उसी हिसाब से फिर ओरिएंट हो जाता है हमारा। तो रैंकर्स मटेरियल मैंने सिर्फ प्रेफर किया था। प्लस मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी उस टाइम पे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स को रेफ़र कर सकूं। पर कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने जैसे ऑप्शनल पेपर आने हैं तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो मुझे नहीं समझ में आते थे उसके लिए मैंने सीए का मटेरियल रेफ़र किया था। जो बेसिक सीए का मटेरियल होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ताकि मुझे बेसिक्स जो है अकाउंटिंग के, जो कि बीकॉम ऑनर्स में या फिर सीए में सिखाते हैं, वो मुझे आराम से आ सकें। तो मटेरियल के लिए सिर्फ रैंकर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, और करंट अफेयर्स के लिए हिंदू में आता था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का पेज आता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे कोटेशंस होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड कोटेशंस होते हैं, कुछ केस स्टडीज़ होती हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत देख लिया था करंट अफेयर्स। बस इतना मेरा रिसोर्स बेस था। नोट मेकिंग में ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए थे ताकि मैं पेपर 2 में मॉडल्स और पेपर 1 में थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स याद रख सकूं। एंड एक जगह मैंने फॉर्मूले लिखे थे एक पेज पे, सारे जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के एक जगह, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने एक पेज पे लिख लिया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसका है, ऐसे करके। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स थे, बस ये रिमाइंड कराने के लिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस चीज़ का है। एंड जो पेपर 2 में मॉडल्स होते हैं उनके डायग्राम्स बना के रख लिए एक जगह सारे, ताकि वो एक बार देख लो तो वापस रिमाइंड हो जाता है आपको कि आपको ऐसे डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम में, और रिफ़्रेश हो जाए। मैंने पूरे सब्जेक्ट के बैठ के नोट्स नहीं बनाए थे, मैं नोट्स बनाने में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, तो मैंने वापस मटेरियल में से जाके ही रिवाइज़ किया था। बस 2-3 पेज की चीज़ें जो मैं चीज़ें भूल रही थी, बस उतना मैंने नोट्स में बना के लिखा हुआ था। तो अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स मुझे कौन कौन से लगे इस ऑप्शनल में। एक तो मुझे टैक्सेशन बहुत डिफ़िकल्ट लगा, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। दूसरा न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, अमेलगमेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग के न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एंड वो रूटीन से अगर आप मेंस के पहले जो आपको 2-3 मंथ्स मिलते हैं, अगर आप रोज़ 15 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहो तो माइंड में भी फ्रेश रहता है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो रेगुलर बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूले रिवाइज कर लो। और इसके अलावा मुझे पेपर 2 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ही बोरिंग लगता था, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैं ऐसे जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके साथ कोई और सब्जेक्ट कर लिया, तो ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ती थी, और साथ में थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ लेती थी ताकि मुझे भी इंटरेस्टिंग लगे और साथ में आंसर्स में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाऊँ। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेने का मेन एडवांटेज ये है कि इसके लिए गाइडेंस, बहुत अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है आर एस अग्रवाल सर के रैंकर्स इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा ऑप्शनल काफ़ी स्कोरिंग है, पिछले 2-3 इयर्स में टॉप 100 में रैंक्स आ रहे हैं, 2-3 रैंक्स तो आ ही रहे हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है इस ऑप्शनल में और आपके प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड से ओवरलैपिंग है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यही वाला ऑप्शन लो। नहीं तो यूजुअली लोग ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन ले लेते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और लेकिन उसमें इंटरेस्ट बनता नहीं है। जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर ऑप्शन है तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और प्रीवियस बैकग्राउंड से मैच करके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले सकते हो। डिसएडवांटेज मेन ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शनल है, तो 5 मंथ्स के करीब तो लगते हैं आपको प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करने के लिए। एंड इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा आपसे, और काफ़ी चीज़ें हैं याद करने के लिए, तो फिर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो डिसएडवांटेजेस यही हैं इस ऑप्शनल के। अगर आप इन चीज़ों से डील कर सकते हो तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक अच्छा ऑप्शनल है। For all the UPSC CSE aspirants, I have got a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE GS batches. The batches will be starting from 18th of January and the batches are in 6 months, 1 year and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. What is a new feature about these batches? They will complete your entire GS syllabus with 500 hours of live classes, free PDF study material will be provided, a structured schedule and doubt clearing sessions will be there from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. What are you waiting for? Enroll now in the 18 January batches. All you have to do is to enroll, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch, get an instant discount of 10% using the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. वैसे कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं था मेरा ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए, पर जो मैंने जनरल गाइडलाइंस फॉलो की वो ये थी कि मैं अपने डे को डिवाइड करती थी। आधा टाइम जीएस करती थी, आधा टाइम ऑप्शनल करती थी वीकेंड्स पे जब मेरे ऑफिस से छुट्टी होती थी। तो इससे क्या होता था कि कोई भी एक एरिया मेरा छूटता नहीं था और सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करती थी। तो जैसे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया है तो 2 वीकेंड्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही फोकस कर रही हूँ। उसके मेजर पोर्शंस कवर होने के बाद फिर मैं कोई और सब्जेक्ट उठाती थी। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि ये टॉपिक्स करने हैं इन वीकेंड्स पे, और वीकडेज़ में फिर मैं इजी टॉपिक्स करती थी। जैसे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग पसंद था तो वो मैं वीकडेज़ पे ले लेती थी। और क्योंकि वीकडेज़ में जॉब के साथ साथ कम टाइम मिलता था, 2-3 आवर्स मिलते थे पढ़ने के लिए, तो उन 2-3 आवर्स में मैं इजी टॉपिक्स ख़त्म कर लेती थी अपने। और एग्ज़ाम टाइम पे जो मेरा मेन फोकस था वो था वेटेज वाइज पढ़ना। और एक और चीज़ होती है कि हम कॉमर्स ऑप्शनल में पेपर 1 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने लग जाते हैं, या फिर पेपर 2 में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स ही याद करते रह जाते हैं। तो थ्योरी काफ़ी सारी आती है पेपर 1 में, तो थ्योरी पे भी इक्वल फोकस होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आया तो वो सबके लिए मुश्किल है, इजी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। तो आप इजी चीज़ों पे फोकस कीजिए एंड अपने सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक थ्योरी पार्ट तो आपको करके ही जाना है, वो आप नहीं छोड़ सकते। आप न्यूमेरिकल छोड़ दो, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। पेपर 2 में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आप ऐड करो, पर जो नॉर्मल थ्योरी होती है, जो बेस फाउंडेशनल आंसर है, वो तो आपको लिखना ही है। आप एनरिच करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन अगर आप बेसिक मिस कर रहे हो अपने आंसर्स में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक चीज़ें तो आपको करनी ही है। एंड मेरा बेसिक चीज़ों पे मेन फोकस था कि 80% ऑफ द टाइम में बेसिक चीज़ें कर रही थी, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम में वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें कर रही थी। तो ये थी मेरी ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में और आपका बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट से मैच करता है, तो आप आराम से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके गाइडेंस भी अवेलेबल है, स्कोरिंग भी है और काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है। ऑल द बेस्ट।